हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड फिजिक्स। तो आज का जो क्लास है वह इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का सेकेंड लेक्चर होगा। पिछले वीडियो में हमने स्लोप्स के बारे में पढ़ा और मतलब उसमें इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, इन सब के बारे में हमने जाना। तो आज हम लोग कुछ आगे सीखते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं ग्राफ को सीखने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कांस्टेंट कर्व से। तो आइए देखते हैं कांस्टेंट कर्व क्या होता है। तो पिछले वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो उसमें एक एग्जाम्पल लिया गया था। तो उसी तरह से हम लोग आज बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक रोड है और यह एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, और इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मान लेते हैं कि कोई पर्सन एक खड़ा है, कहीं पर भी, यहां 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 कहीं पर भी। ओके, और इस एक के पोजीशन को स्टडी करने के लिए मान लेते हैं कि एक दूसरा पर्सन बी खड़ा है, जो कि इस पॉइंट पर खड़ा होकर के चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा ए को कि ए क्या कर रहा है, ये कहीं खड़ा है या फिर कहीं जा रहा है, कहीं से आ रहा है। तो ये बी का काम है वो ए को ऑब्जर्व करना। तो बी क्या किया, ये अपने पास एक स्टॉप वॉच रखा। ओके, बी क्या किया, अपने पास एक स्टॉप वॉच रखा। अब पहला केस यह कि बी देखा कि ए इसी पॉइंट पर है, मतलब वो अपना स्टॉपवॉच को स्टार्ट किया और जैसे जैसे समय बीत रहा था वह देखा कि ए का जो पोजीशन है वो चेंज हो ही नहीं रहा है। ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। ओके, तो ए का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या किया, एक ग्राफ को प्लॉट किया। ये मान लेते हैं कि टाइम एक्सिस और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, मतलब पोजीशन एक्सिस। तो जैसे जैसे समय बीत रहे थे वह देखा कि ए का पोजीशन जो ओरिजिन है उस ओरिजिन पर ही है। ओके, तो उन सारे पॉइंट्स को जब ये प्लॉट करेगा तो उसको देखेगा कि एक स्ट्रेट लाइन मिला जिसमें ये x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। x का वैल्यू 0 है, समय आगे बढ़ता जाएगा पर x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो अब सेकेंड केस हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि ए ओरिजिन पर नहीं है, कुछ दूर आगे जाकर के खड़ा है। मान लेते हैं कि ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है और ए यहां पर खड़ा है। फिर से बी क्या किया, स्टॉप वॉच को चालू किया और वह नोट डाउन करते रहा कि ए का पोजीशन डिफरेंट टाइम पर क्या होगा। तो उसने देखा कि ए फिर से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। मान लेते हैं कि ये डी डिस्टेंस पर खड़ा था, मान लेते हैं डी मीटर, तो वह x इक्वल टू डी मीटर पर ही खड़ा रहेगा और समय के साथ उसका जो पोजीशन होगा वह डी मीटर ही होगा। ओके, तो जो कांस्टेंट कर्व होता है उसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि x एक्सिस का जो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। हम यहां पर देख सकते हैं कि समय के साथ x एक्सिस का कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि x एक्सिस का जो वैल्यू है वो समय के साथ कांस्टेंट है। जब भी हमें इस तरह का कर्व मिले जिसमें कि निचले वाले एक्सिस के वैल्यूज को इंक्रीज करने पर भी ऊपर वाले एक्सिस में कोई चेंज नहीं आए, तो हम लोग उसको कांस्टेंट कर्व बोलते हैं।
मान लेते हैं कि ये ए यहां नहीं होता, कुछ नीचे होता, तो हम लोग इसको नेगेटिव डी बोलते, मतलब ये डिस्टेंस को, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट को, मतलब ओरिजिन से ये नीचे की डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पर है। ओके, तो यहां पर हमें इस तरह का कर्व देखने को मिलता। ओके, तो चाहे यह डिस्प्लेसमेंट के लिए हो, डिस्टेंस के लिए हो, या फिर वेलोसिटी के लिए हो, मतलब कि अगर कोई पर्सन देख रहा है कि समय के साथ उसके बाइक की या फिर ट्रेन की या फिर कार की जो स्पीड है वह चेंज नहीं हो रही है, या फिर जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, हमें इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मान लेते हैं कि एक वेलोसिटी एक्सिस होता, तो समय के साथ वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग को इस तरह का एक कर्व देखने को मिलेगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो आई होप आपको कांस्टेंट कर्व क्या होता है वो समझ में आया होगा। और देखिए इस केस में क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग स्लोप को डिटरमाइन करना चाहें तो क्या, मतलब हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्लोप के लिए क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन मतलब कि इस कर्व का टाइम एक्सिस के साथ, या फिर अगर एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एम एक्सिस है, कोई भी एक्सिस हो, मतलब ये नीचे वाले एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो इस केस में अगर हम देखें तो यह कर्व टाइम एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है। कैसे बोल सकते हैं 0 डिग्री बना रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो 0 डिग्री बना रहा है, तो इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री। ओके, तो जो स्लोप होता है, स्लोप इक्वल्स टू tan ऑफ इंक्लिनेशन, जो कि हो जाएगा tan ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, मतलब कि इसमें स्लोप 0 है। ओके, चलो, तो स्लोप हम लोग एक और पढ़े थे, मतलब स्लोप का एक और डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि स्लोप इक्वल्स टू dy बाय dx। इसका मतलब क्या था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब चूंकि रेट ऑफ चेंज इक्वल टू 0 है, स्लोप इक्वल टू 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये y के वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग कांस्टेंट कर्व में क्या क्या सीखे, सबसे पहले तो जो कर्व होगा वह निचले एक्सिस के, यहाँ पर जो टाइम एक्सिस है या फिर एक्स एक्सिस, कुछ भी हम लोग जो भी कंसीडर करेंगे उसके पैरेलल होगा, और जो इंक्लिनेशन होगा वो 0 डिग्री, और इंक्लिनेशन 0 डिग्री तो स्लोप हमारा 0 मिल जाएगा। स्लोप 0 मिला, इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वैल्यू, यहां पर हम लोग टाइम बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 0। ओके, अब यह तो हम लोग देख लिए कि यहां पर एक कर्व मिला है जो कि कांस्टेंट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है विद अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। पर कुछ कंडीशंस में ये एक्स एक्सिस या फिर इन दिस केस टाइम एक्सिस के भी परपेंडिकुलर अगर हो गया, मतलब y एक्सिस के पैरेलल में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि यह y एक्सिस है, यह टाइम एक्सिस है, ठीक है। तो एक कर्व कुछ इस तरह से गया, यहां पर जो स्लोप होगा, मान लेते कि ये θ1 है, तो इस केस में स्लोप हो जाएगा tan θ1। अगर इसको हम लोग और भी ज्यादा स्टीप बनाएं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसके इंक्लिनेशन को हम लोग थोड़ा और इंक्रीज करें, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और ये आ जाएगा हमारा θ2, और इसका स्लोप होगा
tan थीटा 2। और हम लोग देख सकते हैं कि द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दिस कर्व इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द अर्लियर वन। ओके, तो मतलब अगर हम लोग इसको और इंक्रीज करें, इसके इंक्लिनेशन को और इंक्रीज करें, तो स्लोप बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ताकि जो एंगल होगा वह 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो उस केस में स्लोप क्या होगा? तो उस केस में स्लोप हो जाएगा tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री क्या होता है? इंफिनिटी। ओके, मतलब कि स्लोप को हम लोग इंक्रीज करते करते इंफिनिटी तक लेकर के चले गए। इंक्लिनेशन इंक्रीज होते गया, 90 डिग्री जब हो गया इंक्लिनेशन, तो उस केस में जो स्लोप है वह इंफिनिटी हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक और बात यहां पर है कि इस तरह का कोई भी स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप इंफिनिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप इक्वल्स टू dy बाय dt, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब कि एक छोटे से टाइम डिफरेंस पे जो y का जो चेंज है वह इनफाइनाइट चेंज है। क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो ये एक इम्पॉसिबल कर्व होता है। मतलब रियल लाइफ में हम लोग को इस तरह का स्लोप इक्वल्स टू इंफिनिटी नहीं देखने को मिलता। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कांस्टेंट कर्व क्या होता है। यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम में ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जब इस तरह का होगा तो इस केस में y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि इंक्रीजिंग कर्व क्या होता है। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस को समझने में, उनको रीड करने में, उनके जो भी क्वेश्चंस अराइज होंगे उनको सॉल्व करने में। इंक्रीजिंग कर्व क्या हुआ? तो पिछले वीडियो में टाइम इंक्रीज होने के बाद जो y का वैल्यू था वह कांस्टेंट रह रहा था, पर इस केस में कांस्टेंट नहीं रहेगा। इस केस में क्या होगा? y का वैल्यू समय के साथ इंक्रीज होते जाएगा, कुछ इस तरह से। ओके, मतलब अगर एक पर्टिकुलर टाइम में y का वैल्यू कुछ ये है, तो नेक्स्ट किसी टाइम को अगर हम लोग कंसीडर करें तो y का वैल्यू हमें इंक्रीज मिलेगा। ओके, तो यही हो गया इंक्रीजिंग कर्व। ये कांस्टेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से। तो इस केस में हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखा कि इसका जो स्लोप होगा वही कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका जो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कि इस y का वैल्यू समय के साथ जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है वह कांस्टेंट है। dy बाय dt इज कांस्टेंट। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। ओके, और यही अगर हम लोग स्लोप को इस तरह से ले सकते हैं या फिर कर्व को इस तरह से लेंगे तो ये आ गया हमारा डिक्रीजिंग स्लोप। समय जैसे इंक्रीज हो रहा है, y का वैल्यू देखिए ये डिक्रीज होता जा रहा है, और स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। नेगेटिव है इस केस में पर कांस्टेंट है, इस केस में पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव। ओके, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट स्लोप के साथ कांस्टेंट स्लोप। तो कांस्टेंट स्लोप में क्या होता है? जो वैल्यू होता है वह कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं वैसे कर्व जिसमें कि स्लोप कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ये y का वैल्यू तो इंक्रीज हो ही रहा है पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप पिछले वीडियो में इंक्रीजिंग स्लोप का
जो कॉन्सेप्ट है वह देखे होंगे। तो आइए उसको देखते हैं। यहां पर इस केस में क्या होगा, ये y का वैल्यू इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पिछले एग्जांपल में वो इस तरह से इंक्रीज हो रहा था एक कांस्टेंट स्लोप के साथ, यहां पर स्लोप खुद इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि इस पॉइंट पर स्लोप ये θ1, इस पॉइंट पर स्लोप अगर tan θ1 है तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा, θ2 है, तो यहां हो जाएगा tan θ2, और इस पॉइंट पर हम लोग अगर कंसीडर करें θ3 तो यहां हो जाएगा tan θ3, और हमने पिछले वीडियो में देखा कि tan θ3 will be greater than tan θ2 and this will be greater than tan θ1। स्लोप हमारा इंक्रीज हो रहा है, ओके, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जब स्लोप हमारा इंक्रीज हो तो किस तरह का कर्व हमें देखने को मिलता है, और इस केस में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो ये जो कर्व है ये हमारा पैराबोलिक कर्व है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं ग्राफ में, बस इतना ही है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख करके हम लोग अब नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो आगे जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोग इन दो क्लासेस के, पिछला क्लास और इस क्लास, इन दोनों क्लास के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 के काइनेमेटिक्स चैप्टर में जितने भी ग्राफ है, ऑब्जेक्टिव्स में शायद 1 या 2 ग्राफ है, और एक्सरसाइज में आई थिंक टिल 12th या 13th क्वेश्चन तक ग्राफ है, तो उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग सिंगेज बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से ग्राफ में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ओके। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ओके। तो आई होप आपको आज की क्लास में सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां पर ज्वाइन कीजिए और डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कीजिए। I will definitely help you all and solve your doubts. Thank you.